हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेव फंक्शंस। तो ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेव फंक्शन का क्वेश्चन जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में बीएससी के सिलेबस में यूनिट 1 से रिलेटेड है। तो इसमें हमने ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेव फंक्शंस के अंदर क्या स्टडी करना है कि हमारे पास लेट अस सपोज दो वेव फंक्शन है, सपोज साई 1 एंड साई 2। तो ये दोनों वेव फंक्शन साई 1 और साई 2 ऑर्थोगोनल एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन में होंगे, इसको हमने समझना है और इस क्वेश्चन का हमने डेरिवेशन करना है। सो हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। द टू वेव फंक्शंस psi 1 and psi 2 are said to be orthogonal if they follow the इंटीग्रल इक्वेशन। और वो इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास क्या होगा, दैट इज इंटीग्रेशन ओवर द कंप्लीट स्पेस साई 1 स्टार साई 2 इज इक्वल टू 0। और वी कैन से अगेन हम ये लिख सकते हैं साई 2 स्टार साई 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास दो वेव फंक्शन होते हैं साई 1 साई 2 जिनकी अलग अलग एनर्जी वैल्यूज डिफाइन की जा सकती हैं, आइगन वैल्यू उनकी डिफरेंट होती हैं, वो दोनों वेव फंक्शन जो हैं वो ऑर्थोगोनल होंगे अगर वो इस इंटीग्रल को फॉलो करते हैं। ये दोनों सेम इंटीग्रल हैं। तो इसकी जनरल फॉर्म अगर हम लिखना चाहें तो उसको ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन साई आई स्टार साई जे डी वी इज इक्वल टू 0। ये तभी ट्रू होगा जब i और j बराबर ना हो। इफ i और j बराबर हो जाते हैं तब हमारे पास कोई दूसरी कंडीशन जो है वो बन जाएगी। तो ये इस तरीके से आपने याद रखना है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इंटीग्रेशन साई जे स्टार साई आई डी वी इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है, ये इक्वेशन होती है कि हमारे पास जो फंक्शन है, वेव फंक्शन है, वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है अगर ये इसको सेटिस्फाई करते हैं तो बच्चों अब हमने करना है इसका डेरिवेशन कि ऑर्थोगोनल जो हमने ये इक्वेशन बनाई कैसे डिराइव की जा सकती है। तो नेक्स्ट हमारा इसमें स्टेप रहेगा डेरिवेशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। तो डेरिवेशन करने के लिए हमें केस कंसिडरेशन करना होगा जिसमें हमने दो वेव फंक्शन लेट करने हैं और उन वेव फंक्शन के जो एनर्जी वैल्यू हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज let us consider psi 1 and psi 2 are two different wave functions having E1 and E2 are आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो साई 1 साई 2 हमने वेव फंक्शन लेट कर ली और E1 E2 उनकी हो गई आइगन वैल्यू। तो हमने जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन स्टडी किया हुआ है उसको आपने एज ए फर्स्ट स्टेप आपने यहाँ पे यूज करना है। तो उसमें आप यूज कर सकते हैं द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज गिवन बाय, और वो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा। फॉर फर्स्ट रेफरेंस लिखना चाहें तो हम उसके लिए लिखेंगे डेल स्केयर साई 1 प्लस 2m बाई एच कट स्केयर, और फर्स्ट के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू जो है वो E1 है, तो E1 माइनस वी इंटू साई 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर हम लिखना चाहें सेकंड के लिए
तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी डेल स्केयर साई टू प्लस 2m बाई एच कट स्केयर ई टू माइनस वी साई टू इज इक्वल टू 0। ये होगी हमारी बेटा सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन के साथ हमने मैथमेटिकल टूल्स यूज़ करने हैं और हमारे डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, और यहाँ पे आपने ये भी एज्यूम करके रखना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी रियल। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, रियल वैल्यू में है। तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कंसिडरेशन के टाइम में नहीं वैल्यू आएगा, वो सेम ही आएगा जो वी स्टार होगा। अब क्या करो आप, इक्वेशन नंबर 1 जो है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कंसिडर कर लेते हैं। सो टेकिंग complex conjugate of इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगा डेल स्केयर साई 1 स्टार प्लस 2m बाई एच कट स्केयर और E1 स्टार माइनस वी बिकॉज हमने रियल कंसिडर किया है, एंड साई 1 स्टार इज इक्वल टू 0। ठीक है, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है, उन इक्वेशन के साथ हमने मैथमेटिक्स करना है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के साथ हमारे पास क्या है, साई 2 है, साई 1 स्टार नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास साई 1 स्टार है, साई 2 नहीं है, तो पूरी इक्वेशन को हम लोग साई 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा इसमें हो जाएगा, नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाई साई 1 स्टार एंड इक्वेशन नंबर 3 बाई साई 2। तो हमारे पास अब नया इक्वेशन देखते हैं क्या बनेगा। तो सेकंड इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है साई 1 स्टार से। तो ये इक्वेशन हमारे पास लिखा जाएगा साई 1 स्टार डेल स्केयर साई 2 प्लस 2m बाई एच कट स्केयर ई टू माइनस वी साई 1 स्टार साई 2 इज इक्वल टू 0। ये होगी इक्वेशन हमारी नंबर 4। इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो एक सेकेंड, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। नाउ जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है साई 2 से। तो उसको लिखेंगे साई 2 डेल स्केयर साई 1 स्टार प्लस 2m बाई एच कट स्केयर E1 स्टार माइनस वी इंटू साई 1 स्टार साई 2 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो टेकिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 4 जो है उसमें से आपने इक्वेशन नंबर 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो स्टेप बनेगा वो आएगा साई 1 स्टार डेल स्केयर साई 2 माइनस साई 2 डेल स्केयर साई 1 स्टार। फर्स्ट जो हमारे पास है वो ये बन जाएगा प्लस 2m बाई एच कट स्केयर कॉमन E2 माइनस वी माइनस E1 स्टार प्लस वी और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा साई 1 स्टार साई 2 एंड इक्वल टू 0। तो ये पोटेंशियल फैक्टर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगा दैट विल बी साई 1 स्टार डेल स्केयर साई 2 माइनस साई 2 डेल स्केयर साई 1 स्टार प्लस 2m बाई एच कट स्केयर E2 माइनस E1 स्टार और साई 1 स्टार साई 2 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारे पास कोई इक्वेशन नंबर 6 लाइक। ठीक है,
अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन का वॉल्यूम इंटीग्रल कंसीडर करते हैं ओवर द कंप्लीट स्पेस। ठीक है, नाउ टेकिंग इंटीग्रल ओवर स्पेस ऑफ इक्वेशन नंबर 6। तो 6 नंबर इक्वेशन का हम लोग इंटीग्रल कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे 3 सिंबल आ जाएंगे क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रल कंप्लीट इस पे अप्लाई होगा। तो दिस विल बी psi1 स्टार डेल स्केयर psi2 माइनस psi2 डेल स्केयर psi1 स्टार और dv। ठीक है, एंड प्लस 2m बाई एच कट स्केयर, और क्योंकि एनर्जी भी हमारे पास इंटीग्रेशन में यूज नहीं करना, तो E2 माइनस E1 स्टार। ठीक है, और इंटीग्रेशन में हमारे पास आ जाएगा psi1 स्टार psi2 dv इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई फुल इंटीग्रल इक्वेशन। अब इसमें आप देखोगे कि जो हमारे पास ये जो फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, इनको हम अलग अलग सोल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास डेल स्केयर है, ठीक है, और साथ में हमारे पास है वॉल्यूम इंटीग्रल पार्ट। तो डेल स्केयर और वॉल्यूम इंटीग्रल पार्ट के अंदर ध्यान से इस चीज को समझा जाए तो इसको हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वॉल्यूम इंटीग्रल कन्वर्ट्स टू सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप है ये किस तरीके से लिखा जाएगा फर्दर। ठीक है, इस स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये स्टेप हमारे पास लिखा जाएगा क्योंकि ये सरफेस इंटीग्रल में और क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन में आ जाएगा और द कंप्लीट सरफेस एरिया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास लिखी जानी है। ठीक है, इसमें एक डेल जो है, ठीक है, वो हमारे पास हट जाएगा यहाँ से, और वॉल्यूम एलिमेंट हट जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन एलिमेंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो उसको लिखेंगे कैसे आप, दैट विल बी psi1 डेल psi2 माइनस psi2 डेल psi1 स्टार ds। तो ये बन गया आपके पास सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है, ओवर द nth स्टेप जितने भी इसके अंदर पॉसिबिलिटी होती है वो सारे इसमें आपने इंक्लूड कर दिए। प्लस जो नेक्स्ट स्टेप है उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो एज इट इज वॉल्यूम इंटीग्रल में रहेगा। तो उसको आप लिखेंगे 2m बाई एच कट स्केयर एनर्जी डिफरेंस E2 माइनस E1 स्टार इंटीग्रल psi1 स्टार psi2 dv इज इक्वल टू 0। अब आपको ये समझना है कि इस स्टेप को सोल्व कैसे करेंगे फर्दर। तो क्योंकि हमारे पास जो वेव फंक्शन हमने कंसीडर किया है वो बाउंड्रीज पर 0 होता है। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं रेफरेंस में एट बाउंड्री both the function psi1 and psi2 vanishes। ठीक है, उन दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर उन दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ऑटोमेटिक हमारे पास ये जो रिजल्ट है ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब हुआ कि इस इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट जो है वो 0 हो जाता है। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ ये सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट जो है उसको हम लिखते हैं, ये पार्ट हमारा हो गया इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू, क्योंकि बाउंड्री पे वेव फंक्शन का आंसर हमारा क्या है, 0 है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगा अभी, क्योंकि सेकंड इक्वेशन बचता है खाली, that will be 2m by h cut square एनर्जी डिफरेंस E2 माइनस E1 स्टार और इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम हमने किया हुआ है psi1 स्टार psi2 dv इज इक्वल टू 0। हमारे पास सिर्फ ये इक्वेशन बचता है। तो पहला जो इक्वेशन हमारे पास ये था, इसका पार्ट ये हमारा 0 हो गया। क्यों, क्योंकि बाउंड्री पे वेव फंक्शन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब हमने ये समझना है कि ये इक्वेशन में दो पार्ट हमारे पास आ गए, एक इंटीग्रल पार्ट है, एक हमारा ये पार्ट है। तो इन दोनों में से कौन सा पार्ट जो है हमारा वो 0 होगा, कौन सा 0 नहीं होगा। तो हमें ये चीज तो क्लियर पता है
कि हमारे पास 2m बाई एच स्क्वायर स्क्वायर जो है वो जीरो नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कि E2 माइनस E1 क्या जीरो हो सकता है। तो E2 माइनस E1 जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये सेम एनर्जी लेवल की वैल्यूज नहीं है, ये डिफरेंट आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका डिफरेंस जीरो नहीं होगा। सो हमारे पास ये लिख सकते हैं कि E2 इज नॉट इक्वल टू E1, तो ऑटोमेटिकली जो E2 माइनस E1 है वो जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो नहीं होगा तो सिर्फ एक ही क्वांटिटी हमारे पास बचती है कि इंटीग्रल जीरो हो। तो इसका रिजल्ट ये बन जाएगा कि हमारे पास psi1 स्टार psi2 dv जो है वो हमारे पास जीरो आएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि ऑर्थोगोनैलिटी जो है वो डिफाइन की जा सकती है दो वेव फंक्शन के बीच में। अब इसी का अगर आप जनरलाइज फॉर्म लिखना चाहें तो यहाँ पे इक्वेशन ये आ सकती है, व्हेन I is not equal to j, then only EI is not equal to EJ or their difference is not equal to zero, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कंप्लीट इंटीग्रेशन की फॉर्म में, देन psi I स्टार psi j इंटू डी वी और psi I psi j स्टार इंटू डी वी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा प्रूव हो गया ऑर्थोगोनैलिटी। इन एनी केस अगर ये वैल्यू हमारे पास में इक्वल आ जाती हैं, यानी कि i और j बराबर होते हैं, तो i और j बराबर होने की वजह से हमारे पास फिर सेकंड कंडीशन जो है वो आ जाती है, और वो कंडीशन हमारी होती है नॉर्मलाइजेशन की। उसमें क्या होता है, व्हेन i इज इक्वल टू j देन दिस इंटीग्रेशन psi I स्टार psi j dv विल रिजल्ट 1। तो ये जो कंडीशन है ये है बेटा आपके पास नॉर्मलाइजेशन का, और ये जो कंडीशन है ऊपर वाला ये आपके पास है ऑर्थोगोनैलिटी का, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट आपको याद रखना है। और अगर ये वेव फंक्शंस इस तरीके से रिलेटेड हैं कि वो ऑर्थोगोनैलिटी को भी फॉलो कर रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन को भी फॉलो कर रहे हैं, तो हम इन वेव फंक्शन को कह सकते हैं ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शंस, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट भी आपने याद रखना है, द आइगन फंक्शंस which are ऑर्थोगोनल, यानी वो ऑर्थोगोनल तो हैं ही, एज वेल एज नॉर्मलाइज्ड, ऑर्थोगोनल एंड नॉर्मलाइज्ड दोनों हैं, ठीक है। देन द आइगन फंक्शंस आर कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये भी स्टेटमेंट एग्जाम में कई बार आ सकता है। तो इस तरीके से आपने ये जो पूरा क्वेश्चन है इसको स्टडी कर लेना है, और ये आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। तो बेटा समझ आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।